हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 6 मार्च और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड, उसको हम एक बार यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ है 5 स्टार होटल यहाँ पे पटना में खुल रहा है। इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सेकंड न्यूज़ आप देखोगे तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स गिवन है कि उनका भी किस स्थिति में वो काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। देन थर्ड, अभी आपको पता होगा कि हमारे बिहार में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे बात करेंगे। देन फोर्थ, यहाँ पे रोड सेफ्टी रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। और फिफ्थ आप देखोगे तो कुछ प्रीलिम्स से PYQ आज हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, लोकल पंचायत से इन सब पे हमने डिस्कशन कर चुका है PYQ, और तो इसी में आज हम लोग इस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ यही है क्या कि आज जो है 5 स्टार होटल जो है ताज होटल टू बी बिल्ट ऑन बांकीपुर बस स्टैंड। आप देख सकते हो यहाँ न्यूज़ यही था, बांकीपुर बस स्टैंड ज़मीन पर बनेगा 5 स्टार द ताज होटल। तो ये बस हमारा तो न्यूज़ था। वही चीज़ देखो यहाँ पे 2030 तक पूरा करना है। और तो ये हमारा एक तो आपको मतलब बस ये न्यूज़ हो गया। अब न्यूज़ में देखो और क्या बातें यहाँ पे गिवन है कि टोटल देखोगे तो 3 5 स्टार होटल हो गया पटना में। एक आप देखोगे तो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, फिर एक सुल्तान पैलेस है वहाँ उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, और फिर तीसरा आप देखोगे तो बांकीपुर बस स्टैंड। तो ये 3 जगह क्या हो गया कि अब यहाँ पे 5 स्टार होटल हो चुका है बिहार में। तो ये देखो, ये तो बस न्यूज़ हो गया। ये हमारे एग्ज़ाम में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम उसको देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसका बेनिफिट देखो। तो सबसे पहले बहुत अच्छा जो मेरे को लगा ना वो था क्या कि हेरिटेज कंजर्वेशन। ये कैसे, तो आप ये देखो ये क्या है, ये है हमारा सुल्तान पैलेस। ये सुल्तान पैलेस जो आप देख रहे हो ना, ये अराउंड 100 ईयर ओल्ड यहाँ पे क्या बिल्ड किया गया था। 1922 में आप देखोगे कि इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया था। और अभी आप देखो मैंने बताया क्या सुल्तान पैलेस को क्या किया जा रहा है, इसको रिनोवेट किया जा रहा है। वही चीज़ देखो यहाँ पे सुल्तान पैलेस की ज़मीन पर बनेगा हेरिटेज 5 स्टार होटल। 100 साल से अधिक पुराने ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस है। तो वही चीज़ है क्या, अब हम इसको क्या रिनोवेट कर रहे हैं और एज ए क्या हम इसको एक तरह से क्या प्रमोट कर रहे हैं, तो हेरिटेज कंजर्वेशन भी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो आप गिवन था सुल्तान पैलेस के बारे में। थोड़ा ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से आप एक बार देख सकते हो कि सुल्तान पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन वीर चंद्र, ठीक है, इन पटना, इज़ यूज्ड होम ऑफ, एक इसका घर हुआ करता था। तो एक हमारे लॉयर एक जज थे जिनका नाम था सुल्तान अहमद, उनका ये घर हुआ करता था। दिस वाज डिज़ाइन बाय अ मैन जिनका नाम था अलीजन, और इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर विथ मिनीराट्स, हाई डोम्स एंड न्यूमरस आर्चेस। तो आपको पता होगा कि हमारा GS1 में हमारा सबसे पहला जो होता है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक जो है हमारा टॉपिक भी है मेंस में। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्यों ना अगर हमारा मेनली तो मॉडर्न पे फोकस होता है, बट हम कहीं ना कहीं मॉडर्न से हम आगे बढ़ते हुए मॉडर्न ज़माने में हम क्यों ना हम सुल्तान पैलेस को मेंशन करके एक एग्जांपल कोट करें बिहार का। तो एक अच्छा चीज़ यहाँ पे एग्जांपल एक यूनिक चीज़ हो पाएगा। तो बस यहाँ पे एक ये फैक्ट था सुल्तान पैलेस के बारे में, आप ध्यान रख सकते हो। देन सेकंड देखोगे तो क्या टूरिज्म डेवलपमेंट को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। वही चीज़ यहाँ गिवन था कि पर्यटक और व्यवसाय के लिए ठहरने को बेहतर सुविधा ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ आप देखोगे कि पटना जो हमारा स्मार्ट सिटी है तो उस चीज़ को क्या ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो हमारा अर्बन गवर्नेंस है उसको भी अच्छा बेहतर करेगा। तो बस ये हमारे क्या हो गया, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हो गए। किससे रिलेटेड, तो 5 स्टार ताज होटल से रिलेटेड यहाँ पे खुल रहा था, जिससे हमने यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड न्यूज़ आज देखते हैं सेकंड न्यूज़ क्या है। तो सेकंड न्यूज़ आप देखो आंगनवाड़ी सेंटर से रिलेटेड है, और उनका यहाँ पे ये बेसिकली सिचुएशन बताया गया कि वो किस स्थिति में काम कर रहे हैं। आप देखो वहाँ पे ना सिर्फ 39% जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे टॉयलेट्स बनी हुई हैं। इसी तरह आप देखो सिर्फ 49% ऐसे आंगनवाड़ी है जहाँ पे क्या बिजली आती है। तो आप सोचो कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली किसके लिए, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उनका आप एक बार स्थिति सोचो कि कितना यहाँ पे बुरा है। मतलब सिर्फ 39% के यहाँ टॉयलेट्स हैं, 49% में इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिर जो हम कहते हैं चाइल्ड ग्रोथ, बेहतर एक चाइल्ड इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड कर पाओगे आप। तो वही चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो इससे क्या इफेक्ट होगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विस डिलीवरी, 2 चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। प्लस आप देखोगे तो बिल्डिंग्स जो है वो मेंटेन नहीं रखी हुई हैं। वही चीज़ यहाँ पे था 39% आंगनवाड़ी केंद्रों में ही शौचालय। फिर यहाँ देखोगे तो 49% में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। प्लस जो भी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, वो बिल्कुल ही वहाँ पे ख़राब स्थिति में है। तो इसको आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको ये भी चीज़ क्या, गवर्नेंस में आप इसको क्या एज अ नेगेटिव यहाँ पे कहीं पे शो कर सकते हो, कहीं भी आपको लिखना होगा तो बस ये चीज़ था यहाँ पे न्यूज़ में।
जैसे देखो मेजर इश्यूज फाउंड, तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। मेनी आंगनवाड़ी सेंटर डू नॉट हैव परमानेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये भी चीज़ एक इशू है। प्लस सम सेंटर्स आर रनिंग इन डैमेज और टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको बताया। तो देखो ये तो हो गया इश्यूज़ पर। रिकमेंडेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि क्या हमें इम्प्रूव करना होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड सेंटर्स। देन हमें जो ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे मजबूती यहाँ पे करना होगा। प्लस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करके क्या हमें चीज़ों को बेहतर करनी होगी। और सैलरी, जॉब सिक्योरिटी देना होगा जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए। और वीमेन और जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको क्या हमको लीडरशिप प्रोवाइड यहाँ पे रोल प्रोवाइड करना होगा। तो बस कुछ बातें था किससे आंगनवाड़ी से रिलेटेड, आप इसको एज एग्जाम्पल कहीं पे भी कोड कर सकते हो। तो चलते हैं अब हम अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ देखो वही है, बस नॉर्मल एक प्रीलिम्स फैक्ट है कि अब हमारे बिहार के नए गवर्नर है, उनका नाम है सैयद अता हसनैन। ठीक है, ये पहले कहाँ के थे, ये पहले कश्मीर के थे, अब ये हो गए हैं बिहार के गवर्नर। सेकेंड चीज़ आप बिहार से याद रख सकते हो, एक है नंद किशोर यादव, वो बेसिकली भाजपा जो भी बीजेपी पार्टी है उससे यहाँ पे क्या एक लीडर थे। तो उनको अब क्या बना दिया गया है, तो उनको बना दिया गया है गवर्नर ऑफ नागालैंड। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ये देखोगे तो नंद किशोर यादव को क्या बना दिया गया है अब यहाँ पे नागालैंड के गवर्नर। तो यहाँ से दो यहाँ पे फिगर आप याद रख सकते हो, एक तो हो गया सैयद अता हसनैन और एक नंद किशोर यादव। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले न्यूज़। अगला न्यूज़ देखो बस ये एज अ जनरल अवेयरनेस या फिर आप इसको कई एग्जांपल आप रख सकते हो कि भाई देखो ये न्यूज़ आया ना कि होली में सिर्फ 75 प्लस डेथ हुए हैं रोड एक्सीडेंट में। अब देखो होली में प्रदेश में सड़क हादसे में 75 से अधिक में जान गंवाई। तो सोचो कि मतलब कितना इससे इशू क्या है। अब हम इससे यहाँ पे क्या इशू निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हमारे सोसाइटी में है। तो अब देखो सबसे पहला तो गवर्नेंस इशू है कि भाई जो पुलिसिंग का काम है आप क्या कर रहे थे। मतलब कि 75 प्लस डेज सिर्फ होली में हो रहा है, तो अब कहाँ था पुलिसिंग, फिर क्या चीज़ का था पुलिसिंग। तो एक गवर्नेंस इशू यहाँ पे दिखता है। सेकेंड आप देखोगे तो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, रोड एक्सीडेंट एक ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी हमारा इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा था कितने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट फिर भी देखो 75 प्लस डेज सिर्फ होली में यहाँ पे हो रहे हैं, तो सोचो पूरे ईयर में कितने डेथ होते होंगे। देखिए ये चीज़ हुआ। प्लस बिहेवियर इशू, लोगों का इशू रहता है, सीट बेल्ट्स नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, रैश ड्राइविंग, ये सब चीज़ें हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव भी यहाँ पे इशू है, तो ये सब भी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड फोर्थ तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी यहाँ पे क्या टोटल कंसर्न किससे है, तो रोड सेफ्टी से हमारा कंसर्न है। आप अपने आप साथ दूसरों को भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे व्हीकल चला रहे हैं उनका भी यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बस आप न्यूज़ रख सकते हो ध्यान में कि और इसको बहुत अच्छा कहीं पर भी ना ऐसे में आप इसको कोड कर सकते हो। कहीं पे भी कुछ अगर गवर्नेंस इशू या फिर बिहेवियर लोगों के बारे में कुछ लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो बस एक यहाँ पे एक ये फैक्ट था। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही था, कुछ ज़्यादा तो खास नहीं था। बस एक हमने एक डेथ रिलेटेड देखा, फिर गवर्नर अपॉइंटमेंट रिलेटेड देखा, आंगनवाड़ी सेंटर्स के कुछ सिचुएशंस देखा हमने, और ताजदार होटल जो बन रहे हैं ताज होटल उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हमने देखा। तो बस अब हम चलते हैं अपना प्रीलिम्स की तरफ, प्रीलिम्स PYQ, जिसमें कि आज हम डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो अब देखो सबसे पहला जनरली आप देखोगे तो हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा। तो आपको पता होगा जनरली कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। बट ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 सेशन ऐसा होगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये चीज़ मेंशन है कि बिटवीन 2 यहाँ पे जो भी सेशंस होते हैं, बिटवीन 2 सेशंस देयर मस्ट नॉट बी गैप एक्सीडिंग 6 मंथ। तो एक बस वो चीज़ यहाँ पे एक वहाँ पे लाइन मेंशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें क्या 3 होते हैं और ऐसा कहीं मेंशन नहीं है चीज़। तो ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। सेकेंड आप देखोगे तो ज्वाइंट सेटिंग जो होता है हमारे किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये आर्टिकल होता है 108। बस अब इसको ऐसे याद रख सकते हो। देन फिर अब आगे चलते हैं। तो आगे देखोगे तो यहाँ पे इफ़ अ पार्लियामेंट इज डिज़ोल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। तो अब देखो जब भी पार्लियामेंट ऐसे क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, तो हमारे इलेक्शन कब तक कराने होते हैं, तो 6 मंथ के अंदर कराने होते हैं। और ये देखो कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 83(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिज़ोल्व बाई जो भी प्रेसिडेंट जो उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे 6 मंथ के अंदर फिर यहाँ पे इलेक्शन कराना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। फिर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी। अब देखो लार्जेस्ट कमेटी कौन होता है, तो एस्टीमेट कमेटी होता है। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सबसे ओल्डेस्ट कमेटी कौन है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ये अराउंड 1921 में बना था, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। वही देखो एस्टीमेट कमेटी है, 30 मेंबर्स होते हैं, और पब्लिक अकाउंट में आप देखोगे तो ओल्डेस्ट 1921।
देन हम चलते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर दी होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो ये जो होता है किसके तहत का होता है? तो कंसेंट ज़रूरी है स्टेट्स का? बिल्कुल भी नहीं। कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स? नहीं। कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसेंट? नहीं। ये विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स, मतलब कि कहीं पर भी अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करनी है तो उसमें क्या हमें किसी भी स्टेट का यहाँ पे क्या कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये किस में आर्टिकल कहा गया? ये कहा गया आर्टिकल हमारा 253 के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। फिर हम चलते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब देखो, इन ऑर्डर टू चूज एंड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन, तो ये होता है 25 ईयर। वही राज्यसभा के लिए आपको कितना होता है? 30, और आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए कितना होता है? 35 ईयर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वही चीज़ यहाँ पे देखो। और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था फर्स्ट टाइम? 17 अप्रैल 1952, जिसके कि सबसे पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। तो ये चीज़ हुआ। देन अगला क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो देखो अभी हमने डिस्कस किया क्या 25 ईयर्स है। और देखो यहाँ पे क्या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। तो इन दोनों में आप देखोगे तो सबसे कम कौन हो गया? तो हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा। और आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट वो पार्लियामेंट के मेम्बर्स नहीं हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे उनको हम लोग क्या काउंट नहीं करेंगे। देन हम आगे देखते हैं। आगे आप देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर। तो ये कैसे पावर करते हैं? आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। बिल्कुल सही बात है। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे पहला, रिटर्निंग द फाइनेंशियल बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिटर्निंग द लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। फिर ग्रांटिंग पार्डन टू पीपल कन्विक्टेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। डिसॉल्विंग द लोकसभा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉट, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशियल बिल जो आपको रिटर्निंग फॉर रिकन्सिडरेशन, ऐसा कहीं आपके पास मतलब कि प्रेरोगेटिव ये चीज़ नहीं गिवन है। हाँ, आप लेजिस्लेटिव बिल है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हो। पार्डन आप यहाँ पे पीपल कनेक्टेड उनको कर सकते हो। डिसॉल्विंग लोकसभा बिल्कुल आप कर सकते हो। बट ये क्या, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव कि आपको करना ही करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और देखोगे तो मनी बिल हमारा क्या होता है? आर्टिकल 110 होता है। और फाइनेंशियल बिल दो तरीके के होते हैं, 1 और 2, जिसमें आर्टिकल 117 रिलेटेड है इससे। फिर अगला आप देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो अभी मैंने आपको बताया ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट वो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के। देन द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम? तो हमारे इंडिया में क्या एनी नंबर ऑफ टाइम्स हैं। वहीं आप अगर यूएसए की बात करोगे तो यूएसए में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। देन आप देखो, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं सभी होंगे। तो अब देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें आप देखोगे ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? इसलिए क्योंकि जो काउंसिल है वो हर स्टेट्स में नहीं है, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। तो इसलिए भी क्या उनके मेंबर्स को नहीं लेते हैं। तो इनके जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जो सारे जो क्या होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर कहाँ पे? जो भी हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इन तीनों जगह के। तो ये हो गया हमारा। देन अगला क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? अब देखो इम्पीचमेंट से रिलेटेड कौन होता है? हमारा आर्टिकल 61। और ये इन प्रेसिडेंट जो इम्पीच होते हैं वो एक ही कंडीशन पे होते हैं, किस पे? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट? नहीं। और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई, यही चीज़ तो है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का कहने का मतलब ही क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर्स को। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉर द 2020 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? तो अब देखो, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होते हैं कि जो भी आपके राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो सारे यहाँ पे क्या इंक्लूड होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे राज्यसभा के यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल कितने 233 यहाँ पे मेंबर्स हैं, ठीक है। और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड हो गए, और जो लोकसभा के हो गए टोटल 543 हो गए। तो इसमें आप देखोगे इसमें सारे मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। और ये सिर्फ क्या, जो वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। तो राज्यसभा में टोटल कितने 233 और प्लस 12 तो कितने हो गए 54245। और वहीं यहाँ पे लोकसभा में देखोगे तो 245 प्लस में 543 तो टोटल 788। तो ये कितने हो गए 788 हो जाते हैं।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाई। तो अभी हमने देखा था कि जितने भी मेंबर होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, या तो वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वो दोनों यहाँ पे होते हैं। ठीक है, फिर अगला आप यहाँ पे देखो, हु इज़ अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होगा वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी भी मिलता है ना, वो इसी मेंबर के लिए मिलता है, एज ए राज्यसभा एक्स ऑफिसो चेयरमैन पे। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो ये चीज़ जो आया था ना कि 15% ही आप टोटल यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रख पाएंगे लोकसभा के, वो आया था हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ चुका गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन अगला आप यहाँ पे देखो फिर से, हाउ मेनी नंबर डिमांड्स ऑफ ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखो, इसका तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि कितना आपको रखना है नहीं रखना है, तो इस चीज़ का आंसर यहाँ पे कोई एग्जैक्ट गिवन नहीं है कि कितना डिमांड आप रखोगे नहीं रखोगे, तो इसका आंसर यहाँ पे ई होगा। ठीक है, फिर 8 देखो, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पे देखो, तो मेंबर ऑफ लोकल बॉडी पंचायत तो बिल्कुल टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन हम देखो, हु अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे क्रिएट्स और अबॉलिश जो भी यहाँ पे काउंसिल्स होते हैं, तो काउंसिल जो होते हैं वो कौन करते हैं, पार्लियामेंट होते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है ना कि सबसे पहले जो आपका पर्टिकुलर जो भी स्टेट है, तो वो स्टेट क्या करेगा, वो उसको पास करेगा बिल को। कैसे पास करेगा, तो स्पेशल मेजोरिटी से। यहाँ यहाँ देखो, जो भी स्टेट्स हैं वो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली बाई अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 मेंबर ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो उससे पास करेगा, वो उसको पार्लियामेंट में भेजेगा, और पार्लियामेंट फिर उसको क्या सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे पास करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ किसके तहत होगा, वो होगा हमारा आर्टिकल 169 के तहत होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोसीजर। देन अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखो, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। तो जो मनी बिल का यहाँ पे जो डेफिनेशन होता है वो सभी कुछ यहाँ पे होता है। अब देखोगे इसका आंसर यहाँ पे क्या है, मोर देन एबव हो जाएगा, जैसे कि इम्पोजिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, बोरोइंग ऑफ मनी, मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड, ये सभी कुछ होता है। आप ये देखोगे लक्ष्मीकांत में तो लाइन बाय लाइन गिवन है। देन अगला यहाँ पे आप देखो, रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो इसमें देखोगे ना सब कुछ, तो यहाँ पे देखो, मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी, नहीं कंटीजेंसी फंड ऑफ, नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। ये भी क्या बिल्कुल ही लक्ष्मीकांत का यहाँ पे लाइन है, आप यहाँ पे क्या जाके आराम से इसको याद कर लेना, वहाँ पे 6-7 प्रोविज़न गिवन है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, फिर आप देखो, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन मैटर ऑफ अमेंडिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल अमेंडमेंट में दोनों का इक्वल पावर है। फिर देखो कहाँ कहाँ पे इक्वल पावर है, तो आप देखो यहाँ पे गिवन है यहाँ पे इक्वल पावर, फिर अनइक्वल पावर्स कहाँ पे हैं, स्पेशल पावर्स कहाँ पे, सब यहाँ पे गिवन है। फिर हु सर्टिफाई द मनी बिल इन इंडिया। तो सर्टिफाई कौन करते हैं, हमारे यहाँ पे स्पीकर करते हैं। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, यहाँ पे क्या होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, ये चीज़ आपको पता होगा। फिर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन। तो कट मोशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। तो यानी कि क्या, जो भी बजट प्रपोजल दिया गया उसमें क्या थोड़ा यहाँ पे क्या पैसा कम करने की बात करने के लिए क्या कट मोशन को लाया जाता है। तो वही चीज़ था, इसमें भी 3 तरीके का होता है, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। इकोनॉमी में आप देखोगे तो 1 रुपये यहाँ पे दिखाया जाता है, इकोनॉमिक कट मोशन में देखोगे तो लमसम हम कुछ पैसा लेते हैं, और टोकन में कितना 100 लेते हैं। तो ये चीज़ था हमारा। देन आप अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें सबसे पहले लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का गलत होगा। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, ये भी बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसका देखो यहाँ पे गिवन होगा, तो इसलिए भी इसका आंसर यहाँ पे ई। अब इसका ई कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो वही चीज़ यहाँ पे, द लेजिस्लेचर इज एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नहीं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत। और ये दोनों क्या, दे आर इंडिपेंडेंट। तो देखो नो डाउट दे आर इंडिपेंडेंट, बट आप ऐसे बिल्कुल बोल नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं कहीं ना कहीं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी चीज़ का ध्यान रख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे इसके बारे में गिवन है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 66 हुआ। फिर 67 देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली पे होते हैं। वैसे ही जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे जो पार्लियामेंट में होते हैं वो किसको, पार्लियामेंट के यहाँ पे होते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई, तो आप देखोगे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं।
फिर अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, और देखो ऐसे कौन जो गवर्नर हैं बिहार से, मतलब कि जो कि आगे प्रेसिडेंट बने, तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी। फिर यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया वाज प्रोविजन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन सा है हमारा, आर्टिकल 330 है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर, तो ये तो दे आपको पता होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वही चीज़ हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट है, कैबिनेट सेक्रेटरी। विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट इवन दो ही इज़ नॉट ए मेंबर, तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका यहाँ पे आप देखोगे कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 76 रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो इनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू होम, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्या, लोकसभा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर बेसिकली यहाँ पे पता नहीं लोकसभा है, बट ऐसे तो आप बोल सकते हो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, क्योंकि मतलब कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों होना चाहिए इसका आंसर, बट यहाँ पे पता नहीं इसका आंसर यहाँ पे सी गिवन है, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर वैकेंट इफ़ ही एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ, तो ये बिल्कुल ही अगर 60 डेज तक ऐसे तो यहाँ पे एबसेंट रहे, तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्या इनको कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे क्या मंथ में गिवन है, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधी बुक में क्या लिखा है 60 डेज़, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे क्या ई गिवन है, तो अब देखो यहाँ पे ऑफ 2 मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस इज एब्सेंट विदाउट द परमिशन, और इतना से इतना, तो ये चीज़ गिवन था, तो या तो आप इसको क्या 60 डेज़ यहाँ पे लिखना चाहिए, वो ज़्यादा यहाँ पे आंसर होता, तो यहाँ बी होगा, यहाँ पे पता नहीं ई कैसे इन्होंने दिया है, तो ठीक है, अब इसको एक बार देख लेना। 2 मंथ मेरे ख्याल से इसलिए नहीं ना, क्योंकि अब देखो 2 मंथ, जबकि यहाँ पे तो गिवन है ऑफ 2 मंथ, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना यहाँ पे। आइडियली द आंसर शुड बी बट कमीशन हैज़ गिवन है ऑप्शन ई, तो मेरे ख्याल से इसलिए होगा ना, क्योंकि देखो मंथ में अब क्या किसी में 30 भी होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं, तो अब किस मंथ की आप बात कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या डेज़ के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, डेट इज़ 60 डेज़। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, विच बिल साउट टू एंड द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, तो ये हमारा हुआ था 126 अमेंडमेंट बिल कहता है, तो इसको यहाँ पे फिर स्क्रैप कर दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सेक्रेटरी कम अंडर डायरेक्ट सुपरविजन, तो जो भी यहाँ पे लोकसभा सेक्रेटरी हैं वो किसके आते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर डायरेक्ट सुपरविजन के आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। हु इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो नॉमिनल हेड आपको पता होगा गवर्नर होते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया टोटल जो कहें तो वो कौन है, प्रेसिडेंट है हमारे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी सेटअप एग्जिस्ट अपॉइंटेड बाई, तो सब कुछ कौन, प्रेसिडेंट देखते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था अमेंडमेंट में इनका इक्वल पावर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैविंग कन्फर्म टू राज्यसभा, तो देखो इनका एक ही है ना कि ये स्टेट के मैटर्स पे क्या बिल लॉ बना सकते हैं, तो एक ये चीज़ था 249 में ये चीज़ मेंशन है, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। देन ज्वाइंट सिटिंग में जो भी बिल पास होता है तो क्या सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, और इसमें मेजर से किसका होता है, तो जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। Then the Parliament of India acquires the power of legislate on any item state lays in national interest to that effect is passed by, तो अभी हमने पढ़ा ही क्या, ये वाला सेम क्वेश्चन था राज्यसभा, तो ये कौन करते हैं, राज्यसभा बाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखो, द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड, तो मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। मेंबर नॉमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या है इसका बी डी होगा, क्यों ये और ये सही है। फिर तो बस ये हमारा यहाँ पे क्या कुछ हमने आज क्वेश्चन देख लिया किससे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। सो बस आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।